देखो, तो मैंने बताया था आपको लेंथ ऑफ द डीएनए इज 2.2 मीटर। ओके, लेंथ ऑफ डीएनए इज 2.2 मीटर। लेकिन शॉकिंग बात पता है क्या है? शॉकिंग बात यह है कि भाई ये सोचो कि डीएनए कहाँ पर है। डीएनए कहाँ पर है? डीएनए इज इनसाइड, कहाँ पर? न्यूक्लियस के अंदर है। और न्यूक्लियस कहाँ पर है? न्यूक्लियस है सेल के अंदर। ठीक है, ओके। लेकिन और डीएनए का साइज कितना बताया मैंने? इट इज इन लेंथ 2.2 मीटर। 2.2 मीटर का लेंथ है। अगर आप मुझसे पूछो कि भैया ये बताओ इस न्यूक्लियस का साइज क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा? तो मैं बोलूंगा इस न्यूक्लियस का साइज है, इट इज 10⁻⁻6 मीटर। समझ रहे हो? न्यूक्लियस जिसके अंदर ये डीएनए है उसका साइज 10⁻⁻6 मीटर है। और डीएनए डीएनए खुद 2.2 मीटर का है। ठीक है, तो यानी कि कितना सोचकर देखें, अगर हम कितना कंडेंस्ड पैकेजिंग रहा होगा, है ना, कितना हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहा होगा डीएनए का, कि ये एक 10 मीटर न्यूक्लियस के अंदर फिट हो पाया। राइट, तो आज हमारा टॉपिक हम पढ़िए, टॉपिक क्या है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स का क्या पैकेजिंग, किस तरह से डीएनए हेलिक्स पैकेजिंग करता है? अगर मैं बात से ओके, डीएनए हेलिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो डीएनए हेलिक्स मैंने बताया सबसे पहले इट इज वेरी कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है, डीएनए समझने से पहले एक बात मैं डिस्कस कर दूं कि भाई यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में अलग अलग तरह की पैकेजिंग होगी, क्योंकि दोनों का ही आप देखते हो सेल मॉर्फोलॉजी अलग है, सेल स्ट्रक्चर अलग है। दोनों में ही डीएनए की पैकेजिंग ऑब्वियसली अलग होगी, देखने को मिलेगा। ठीक है, और यूकैरियोट्स में अलग। चलो, प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं, तो प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है। पता ही है आप लोगों को, है ना? प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है। ओके, और दूसरी बात ये कि डीएनए का चार्ज क्या है? डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, डीएनए क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। और ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, इट इज कंबाइंड विद, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, इट इज कंबाइंड विद पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। इसके चारों तरफ कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं। तो ध्यान रखना, डीएनए का चार्ज कैसा है? नेगेटिव। और उसके चारों तरफ कैसे प्रोटीन है? पॉजिटिव प्रोटीन्स। ठीक है, पॉजिटिव प्रोटीन्स, इस तरह से। एक बार दोबारा बताना। ठीक है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ, हिस्टोन्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी, रुक जाओ। तो मैंने बोला कि प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स आर प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट है और नेगेटिवली चार्ज डीएनए है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए के चारों तरफ आप क्या देखते हो? एक तरह का पॉजिटिव प्रोटीन देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव प्रोटीन्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं,
इनको हम कुछ नाम तो देते ही होंगे, तो इसका यहाँ पर नाम है न्यूक्लियोइड्स। क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियोइड्स। ठीक, इसको रुको लिख देते हैं, न्यूक्लियोइड्स। तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोइड्स। ओके। फिर इस तरह से आप देखते हो कि यूप्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग होती है। लेकिन क्या यूकैरियोट्स के साथ भी सेम सिनेरियो है? नहीं। यूकैरियोट्स में हम देखें तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स यहाँ पर, इन्हें क्या बोलते हैं हम? हिस्टोन्स। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स को यहाँ क्या बोल रहे हैं हम? हिस्टोन्स। हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। ठीक है, हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। और ये जो हिस्टोन्स प्रोटीन है ना, ये ऐसा अकेले नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये 8 के पेयर में रहते हैं, मतलब ऑक्टोमर बना के रहते हैं। ऐसे 8 8 में दिखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या मैं इन हिस्टोन्स को हिस्टोन ऑक्टोमर बोल सकता हूँ? राइट? क्या मैं इनको हिस्टोन ऑक्टोमर बोल सकता हूँ? बिल्कुल। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर विल रैप नेगेटिवली चार्ज डीएनए। ठीक है, ये दोनों जुड़ेंगे ऐसे, क्योंकि आपको पता है ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। राइट? तो क्या बोल रहे हैं कि हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, जो कि 8 8 के कम 8 8 के ग्रुप में रहेंगे, और दे विल कंबाइन विद नेगेटिवली चार्ज डीएनए। राइट? अब ये बोल रहे हैं कि भाई इसका क्या नाम है पूरे स्ट्रक्चर का? जब नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप कर ले हिस्टोन ऑक्टोमर को, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो आप? न्यूक्लियोसोम। ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? न्यूक्लियोसोम। मतलब नेगेटिवली चार्ज डीएनए प्लस ये जो 8 हिस्टोन ऑक्टोमर है, इसे मिल के पूरा क्या बोलते हो? न्यूक्लियोसोम। अब मेरे माइंड में एक सवाल आया कि ये जो न्यूक्लियोसोम है, इस पूरे न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स होंगे टोटल? अगर पूछ ले तो बता देना भाई, 200 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, इस पूरे न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं? 200 बेस पेयर्स होते हैं। ओके, बेस पेयर्स आई होप आप लोगों को पता है, एटीसीजी। ठीक है, ओके, क्लियर है ना बेस पेयर? एटीसीजी। यस नो बोलो कुछ। भैया थोड़ा सा आवाज रिपीट नहीं कर दो, आएगी मैंने तो अभी मुझे, अभी ज्वाइन किया है। तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, यूटानुला यस, ठीक है। दीपांशी राहुल सबने पढ़ा हुआ है, चलो ठीक, बढ़िया। तो न्यूक्लियोसोम के पास 100 स्पेयर्स हैं, एक न्यूक्लियोसोम। यही न्यूक्लियोसोम की रिपीटिंग यूनिट, यही न्यूक्लियोसोम रिपीट होता रहेगा, और इसे हम क्या नाम दे देंगे? क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्या नाम दे देंगे? क्रोमोसोम्स। ठीक। नेक्स्ट इज, क्रोमोसोम के बाद आप क्या देखते हो? क्रोमोसोम के बाद आप, किसी ने अभी ज्वाइन किया है? मिताली ने ज्वाइन किया है। हाँ जी भैया, थोड़ा सा तो रिपीट कर दो। क्या बोल रहे हैं? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम होने लगते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है? पहले बन गए हैं ये क्रोमोसोम, क्रोमेटिन सॉरी, पहले ये क्या बनेंगे? क्रोमेटिन बनेंगे, और उसके बाद क्रोमोसोम्स। ठीक है, यूनिट को क्रोमेटिन बोलोगे। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलना? क्रोमोसोम। अब ऐसा क्यों है, ध्यान से सुनो। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम इस तरह की, ये क्या है? क्रोमोसोम है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिवीजन
क्या होने लगेंगे, कंडेंस्ड। और कंडेंस होकर क्या बन जाएगा, यही क्रोमोसोम। जैसे ये है तो धागे ही, मांझा जैसा दिख रहा है आपको, जो कि उलझे हुए हैं, राइट। अब ये उलझे हुए मांझे, इनको क्या कर रहा हूं मैं, देखो अब भी क्या है, ये उलझे हुए मांझे ही है, राइट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो उलझे हुए मांझे थे, इन लोगों ने एक शेप ले लिया, ऐसा लग रहा है, जो कि एक्स शेप के दिख रहे हैं। हाँ भाई, शेप लग रहा है। तो इसको क्या बोलोगे, क्रोमेटिन है क्या ये? नहीं। अब क्या है ये, काइंड ऑफ क्रोमोसोम। अब क्या है ये, क्रोमोसोम है, ठीक है? तो क्या अभी तक बताया मैंने, अच्छा ये इसको भी एडिट कर लो। ये क्या है, ये जो पूरा, जैसे मैंने क्या बताया, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, नेगेटिवली चार्ज डीएनए प्रोटीन मिलकर क्या बन रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियोइड बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है, न्यूक्लियोइड बना रहा है। यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज डीएनए और पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन्स मिलकर क्या बना रहा है, न्यूक्लियस, जिसके पास 200 बेस पेयर्स हैं। रिपीटिंग यूनिट क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन कंडेंस्ड होकर क्या बना दे रहा है, क्रोमोसोम। किसी सभी इतना सा कॉन्सेप्ट आगे बढ़े, बताओ, क्लियर सब? बस युक्ता को समझ आया है? बाकी भी बोलो भाई, आ गया ना समझ? ठीक है, चलो आगे। समझो ध्यान से। प्रोटीन का यहाँ कोई नाम नहीं है, इन केस ऑफ कुछ प्रोटीन घूमते रहते हैं। इन यूकैरियोट्स आप बोलते हो ये हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज, अगर आप देखो तो ये जो पैकेजिंग है, इसी बेसिस पर आप देखोगे कि दो तरह के क्रोमेटिन है। इस पर क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना आप लोग, यू क्रोमेटिन, ठीक है। इस पर क्वेश्चन मिलेगा आपको, हेटेरोक्रोमेटिन। अब इस पर क्वेश्चन पूछूंगा मैं अभी आप लोगों से, तो ध्यान से सुनना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। यू क्रोमेटिन के बारे में क्या है कि यू क्रोमेटिन होते हैं लूजली पैक्ड, जो लूजली पैक्ड क्रोमेटिन है, उनको बोलते हो आप यूक्रोमेटिन। लूजली पैक्ड, ठीक है, उनको क्या क्या बोलते हो, यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, डेंसली पैक्ड है, डेंसली पैक्ड है, ठीक है। समझो क्या मतलब है इस बात का। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये क्रोमेटिन है, राइट, क्रोमोसोम तो नहीं बोलूंगा इसे, ये क्या है, एक तरह का क्रोमेटिन है न्यूक्लियस के अंदर। क्या ये क्रोमेटिन नहीं है क्या, ये भी क्रोमेटिन ही है। लेकिन इतना जो पोर्शन दिख रहा है मुझे, ये कैसा दिख रहा है, ये क्या है, लूजली पैक्ड है। और ये इतना जो पोर्शन दिखा है, ये क्या दिख रहा है, इट इज डेंसली पैक्ड। समझ रहे हो? तो ये वाला जो है, इसे क्या बोल रहा हूं मैं, यूक्रोमेटिन, जो लूजली पैक्ड है। और जो हेट्रोक्रोमेटिन है, वो डेंसली पैक्ड है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा, इन दोनों में से अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा ऐसा क्रोमेटिन है जिसका लाइट स्टेन होगा, मतलब जिसका स्टेन लाइट होगा, जब मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो वो डार्क नहीं, लाइट दिखेगा। कौन सा ऐसा है जो लाइट दिखेगा, और कौन सा ऐसा है जो डार्क दिखेगा? लूजली वाला लाइट दिखेगा, लूजली। राइट। तो इसमें क्या लिखोगे आप, स्टेन कैसा है इसका, ब्लड, ठीक है। और यही इसकी, इट्स
डार्क, ठीक है। अब अब नेक्स्ट इज, कौन सा ऐसा है इन दोनों में से जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। मतलब ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं पता है अभी आप लोगों को, हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे, लेकिन फिर भी ऐसा समझो कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा है जो ज्यादा जल्दी खुल सकेंगे जिसके धागे, और ज्यादा जल्दी एक्टिवली वर्क कर पाएगा। कौन सा, यूक्रोमेटिन या हेट्रोक्रोमेटिन? लूजली पैक्ड जो है ना, यूक्रोमेटिन। गुड, यूक्रोमेटिन, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली active and heterochromatin is transcriptionally inactive. Okay, transcriptionally inactive. Okay, अच्छा, जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई टाइम वाइम ज्यादा लग जाता है, 3 दिन की क्लास होती है, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि अभी आप लोग को हमेशा क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन मैंने बताया ना लीलिमा, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पर ध्यान मत दो, ट्रांसक्रिप्शन भूल जाओ, ठीक है। बस ये समझो कि ट्रांसक्रिप्शन मतलब इसका फंक्शन, ट्रांसक्रिप्शन पर ही पूरा चैप्टर बेस्ड है, पूरा चैप्टर में आप ट्रांसक्रिप्शन ही पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको रोक रहा हूँ, ये नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी रुक जाओ। तो ये था क्रोमेटिन के बारे में। देखो अभी तक क्या पढ़ा हम लोगों ने, सुन लो। इंपॉर्टेंट था, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि भाई प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स होते हैं, और प्रोकैरियोट के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और यहाँ पर एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। हाँ, मैं कुछ बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि आप लोग ये बोलते हैं कि हाँ हाँ हाँ, कि 3 दिन रेगुलर क्लास होती है, इस वजह से काफी टाइम गैप हो जाता है, और हम लोग पाते हैं, तो उसका तोड़ ये है कि अभी जिस तरह से आप लोगों को क्लास के ठीक बाद नोट्स मिल जाते हैं, क्लास के 5 मिनट बाद या मैक्सिमम जितना टाइम अपलोड होने में लगेगा, 10-15 मिनट आपके ग्रुप में ठीक है। तो इफ यू रिवाइज दिस क्लास यू कैन रिवाइज, ठीक है, ये ठीक रहेगा, ठीक है। तो आप, ठीक है, तो आप लोग भूलोगे। ओके, बता रहा था आप लोग यूकैरियोट के बारे में, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा प्रोकैरियोट, इसी वजह से आप देखते हो यहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोइड, लेकिन हमें प्रोकैरियोट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ज्यादा ध्यान किस पे देना है, यूकैरियोट्स पे, जहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स है। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछ लेता है, ध्यान रखना, ये बोलेगा हिस्टोन तो एक प्रोटीन है। अच्छा, हिस्टोन एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन का जो, बताओ जरा कौन है प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है, बताओ, प्रोटीन का मोनोमर क्या है, प्रोटीन किससे मिलकर बना है, अमीनो एसिड, वेरी गुड। तो हिस्टोन किसी ना किसी अमीनो एसिड से तो मिलकर बना ही होगा, राइट। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा अमीनो एसिड है, तो आंसर करना है आपको लाइसिन, 2 अमीनो एसिड मिलकर बनाते हैं, फर्स्ट वन लाइसिन, सेकंड आर्जिनाइन, ठीक है, लाइसिन एंड आर्जिनाइन, ओके, हाँ, गुड। नेक्स्ट, फिर हमने यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में डिफरेंस समझा, इजी था, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे अब हमारी शुरू हो रही कहानी, ठीक है। कहानी क्या, कहानी शुरू हो रही है कि देखो, शुरुआत में मैंने क्लास की फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था लाइसिन एंड आर्जिनाइन, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में मैंने बोल दिया था आपको डीएनए इज द जेनेटिक मेटेरियल, ये बोलना जितना आसान है, इसे फाइंड आउट करना उतना ही मुश्किल था, ठीक है। तो शुरुआत में जैसे जैसे होड़ लगी, हर एक साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि व्हाट इज द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। भाई मेंडल तो ये बता के चले गए कि जेनेटिक कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल है, कि कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल है, कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल है जो एक एक जगह से दूसरी जगह, या आप बोलो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ठीक है, ये बताना वो
रह गए थे, समझ रहे हो? ओके, तो वो कवर किया किसने, आगे साइंटिस्ट अलग अलग आए थे उन्होंने। तो हम शुरू हो रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। 3-4 एक्सपेरिमेंट है, मैं बताता हूँ। 3-4 एक्सपेरिमेंट है। देखो चैप्टर किस तरह से चलेगा। अब ये ना बेसिक चीजें थी जो हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये अगर एनसीईआरटी इसमें मेरे पास, तो मैं बताऊं आप लोगों को किस किस तरह से चैप्टर चलेगा। जैसे जैसे वो चैप्टर पढ़ा था हमने, क्या चैप्टर 5 पढ़ा था। चैप्टर 5 में हम क्या देखते हैं कि भाई वो जो चैप्टर 5 में हम ये देखते हैं कि डिवाइडेड है चैप्टर, है ना। चैप्टर डिवाइडेड है, किस में डिवाइडेड है? चैप्टर डिवाइडेड है कुछ कुछ चीजों में। जैसे कुछ चीज जैसे भाई शुरुआत में आप मेंडल के बारे में पढ़ते हो, है ना, फिर बीच में कुछ डेफिनेशन, फिर लास्ट में डिजीज, चैप्टर खत्म, 5th चैप्टर। ऐसे ही यहाँ पर शुरुआत में कुछ जेनेटिक मटेरियल के कॉमन फीचर्स पढ़ लिया आपने, डीएनए, है ना, ये सब, डबल हेलिक्स, ठीक है, ये पैकेजिंग वगैरह, ठीक है, ये पैकेजिंग हमने पढ़ा भी, राइट। देखो यही सब लिखा हुआ है इसमें, क्रोमेटिन। अब यहाँ पर एक चीज हाईलाइट कर सकते हैं हम लोग, लिखा भी हुआ है, देखो, हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनाइन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। हिस्टोन ऑक्टोमर बता दिया, न्यूक्लोसोम बता दिया, यूक्रोमेटिन बता दिया, हिस्टोन्स, ठीक है, न्यूक्लियोइड, आ गया समझ। ओके, नेक्स्ट, नॉन, कुछ ऐसे क्रोमोसोमल प्रोटीन्स होते हैं जिनमें हिस्टोन नहीं होता है, तो उन लोगों को क्या बोलते हैं? हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन बोलते हैं। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन बता दिए, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है। कुछ न्यू कुछ ऐसे होते हैं क्रोमेटिन जो लूजली पैक्ड होते हैं, जिनका लाइट स्टेन होता है, उनको क्या बोलते हैं? यूक्रोमेटिन। कुछ ऐसे होते हैं जो डेंसली पैक्ड होते हैं, जिनका स्टेन डार्क होता है, जिनको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, और दूसरा हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, राइट। ओके, हिस्टोन ऑक्टोमर 8 ग्रुप, हिस्टोन प्रोटीन का 8 ग्रुप बोलते हो ऑक्टोमर, ठीक, दैट्स ऑल। तो मैं उसके बाद शुरू हो जाती है कि सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की खोज शुरू हो जाती है, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, और ये चैप्टर एक कहानी की तरह चलता है कि भाई व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल है क्या। तो जेनेटिक मटेरियल है क्या, इस खोज में काफी सारे साइंटिस्ट अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। काफी सारे साइंटिस्ट, सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। सभी एक बार कमेंट बॉक्स में लिख लो, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। फ्रेडरिक फ्रेडरिक ग्रिफिथ, लिखो जल्दी, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, लिखो जल्दी जल्दी, फ्रेडरिक ग्रिफिथ लिखो, फिर पढ़ा रहा हूँ मैं इन्होंने क्या बताया था। सुन लो, तो अब शुरू होगी ये कहानी, देखो, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग, यहाँ से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अभी तक बेसिक चल रहा था, अब मानकर चल सकते हो कि यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, राइट, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, तो इट वाज गिवन बाय, जैसा आप लोगों ने बताया मुझे, क्या लिख रहे हो कमेंट बॉक्स में? फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ठीक है।
तो इसे फ्रेडरिक फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। वैसे इसका जो फेमस नाम है वो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ध्यान रखना, जो कब हुआ, कब किया था इन्होंने, 1928 में। ध्यान रखना, 1928 में। सुन लो क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, आवाज आ रही है सभी को, ऑडिबल? ठीक, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे थे। ठीक, तो ये एक्सपेरिमेंट है जो किया था किसने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं जिसे हम। 1928 की बात है। अब एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ तो लिया ही होगा। तो देखो, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट लिखते हैं क्या लिखते हैं, मटेरियल रिक्वायर्ड ना। तो इन्होंने दो चीजें ली थी। फर्स्ट, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। और दूसरी चीज माइस, चूहिया, ठीक है, चूहा, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की इन्होंने दो स्ट्रेन्स ली थी, ठीक है। दो स्ट्रेन्स ली थी। एक तो स्मूथ, मतलब दो तरह के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिए थे, ठीक है। स्ट्रेन से घबराना मत। अच्छा, ये पता है सभी को कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज द बैक्टीरिया, एक तरह का ये बैक्टीरिया है विच कॉजेज व्हाट, जो क्या कॉज करता है भाई, बताओ। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कौन सी बीमारी कॉज करता है? निमोनिया ही करेगा भाई। कहाँ गए रिप्लाई? निमोनिया ऑब्वियसली, गुड गुप्ता। निमोनिया, ओके। तो दो स्ट्रेन्स लिए उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के, एक तो स्मूथ और एक रफ। अब ये स्मूथ कॉलोनीज और रफ कॉलोनीज क्या होता है, ध्यान से समझो। स्मूथ का मतलब क्या है कि भाई ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया है ना, इसके सरफेस पर, ठीक है, इसके सरफेस पर पॉलीसैकेराइड की कोटिंग लगी हुई है, जिससे ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड की कोटिंग लगी हुई है, जिससे ये क्या हो गया, स्मूथ हो गया। और वही यही वाली कोटिंग एब्सेंट है किसमें, रफ में, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या बोल रहे हो कि पॉलीसेकेराइड की कोटिंग होने की वजह से ये जो एस कॉलोनीज है ये क्या है, स्मूथ है, इसलिए हम इसे स्मूथ बोल रहे हैं और दूसरे वाले को रफ बोल रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, रफ बोल रहे हैं। ध्यान रखना, आर स्ट्रेन, ठीक है, आर स्ट्रेन, ठीक है, और एस स्ट्रेन। तो इसको मैं आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन भी बोल सकता हूँ, ठीक है। अब एक और बात, एस्ट्रेन में पॉलीसेकेराइड की कोटिंग है, और दूसरा पॉइंट ये, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड की कोटिंग है, तो पॉलीसेकेराइड की कोटिंग होने की वजह से एस्ट्रेन क्या हो जाता है, वायरुलेंट। एस्ट्रेन क्या हो जाता है, वायरुलेंट। वायरुलेंट मतलब एस्ट्रेन इज वायरुलेंट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इट इज पैथोजेनिक, ठीक है। और वहीं इसके पास तो पॉलीसेकेराइड की कोटिंग ही नहीं है, रफ के पास पॉलीसेकेराइड की कोटिंग ही नहीं है, तो इट इज नॉन वायरुलेंट, मतलब ये नॉन पैथोजेनिक है। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है बताओ जो निमोनिया कॉज करेगा, एस्ट्रेन या आरस्ट्रेन? कौन निमोनिया कॉज करेगा, एस्ट्रेन या आरस्ट्रेन? वेरी गुड, एस्ट्रेन कॉज करेगा निमोनिया। समझ आ रहा है? ओके, बिल्कुल नया टॉपिक चल रहा है, ठीक है। एस्ट्रेन कॉज करेगा निमोनिया। अच्छा, तो उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले क्या लिखा, क्या लिया उन्होंने, एक माइस लिया, ठीक है। एक माइस लेते हैं वो, and they injected injected what injected, एस्ट्रेन इंजेक्ट करते हैं। अच्छा, एस्ट्रेन इंजेक्ट करते हैं तो होगा क्या,
इंजेक्टेड एस्ट्रेन, तो क्या होगा, माइस को निमोनिया हो जाएगा। ठीक है, तो माइस डाई विद निमोनिया। आर स्ट्रेन डाल के देखा उन्होंने माइस में, आर स्ट्रेन डाल के देखा, तो क्या हो गया, जिंदा ही रहा। ये बोलोगे आप, ये मत बोलना जिंदा हो गया, जिंदा ही रहा। ठीक है, जिंदा ही रहा। माइस क्यों मरेगा, समझ रहे हो, इतना सब कुछ क्लियर है। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, फर्स्ट टाइम में उन्होंने ये किया। अब ये ठीक था, उन्हें समझ आया, ऑब्वियसली आर स्ट्रेन जो था वो नॉन वायलेंट था, इसलिए माइस लाइव रहा। ठीक है, और एस्ट्रेन वायलेंट था, इसलिए माइस, यहाँ दिख रहा है हमें, डाई कर गया। क्लियर है, तो उन्होंने एक यहाँ पर पॉइंट लिख दिया, बोला अपने नोट्स की डायरी में लिखा उन्होंने, माइस विद एस्ट्रेन डाई फ्रॉम निमोनिया। ठीक है, mice with strain die from pneumonia, but our strain didn't, our strain नहीं मरा, लेकिन ये इनका कंक्लूजन था। ठीक है, कंक्लूजन ये निकला, आर स्ट्रेन वाला नहीं मरता है और एस्ट्रेन वाला मर जाता है। यहां तक कोई दुविधा, आ गया समझ, इजी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करते हैं वो, अब बोल रहे हैं कि यार एस्ट्रेन की वजह से, उन्होंने उनसे पूछा कि बताओ ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब, ये बताओ ये एस्ट्रेन की वजह से माइस डाई कर गया। ठीक है, तो अगर मैं इस एस्ट्रेन जो है इस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का एस्ट्रेन ही हीट किल्ड कर दूं, मतलब जला दूं, टेम्परेचर इतना हाई दे दूं कि ये इनएक्टिव हो जाए, मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर दे दूं कि ये काम ही ना कर पाए, तो क्या, तो क्या ऐसा होगा कि माइस जो है वो डाई कर जाएगा। उन्होंने देखा करके, तो उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट बारी में एस्ट्रेन विच वाज वायलेंट, उसको क्या किया, हीट किल्ड कर दिया। एस्ट्रेन को क्या कर दिया, हीट किल्ड कर दिया। तो अब बताओ, क्या माइस को डाई करना चाहिए था, जब एस्ट्रेन ही हीट किल्ड हो गया है, तो क्या माइस डाई करेगा, आप बताओ, सोचो। ठीक है, एस्ट्रेन इज नाउ हीट किल्ड, मार दिया है इस बैक्टीरिया को, मतलब मरा हुआ बैक्टीरिया आप क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर, कहाँ इंजेक्ट कर रहे हैं भाई, वही अपना माइस में, सारे अत्याचार तो यही हो रहे हैं। ठीक है, इसी का समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। और भूमि भूमि को, भूमि समझ आ रहा है। हेलो भूमि, देखो, तो क्या बोला, हीट किल्ड एस्ट्रेन, इंजेक्ट किया कहाँ पर, माइस में, तो ऑब्वियसली माइस क्या करेगा, डाई करेगा या क्या लिखूंगा, डाई या लाइव, लाइव, तो माइस, चलो बात मान ली आपकी, माइस लाइव। दूसरी बार में पता है उन्होंने क्या दिमाग लगाया, ऐसे ही बोलते कि भाई एस्ट्रेन हीट किल्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजल्ट ऑफ माइस लाइव। एस्ट्रेन हीट किल्ड अगर मैं डालता हूँ तो माइस लाइव रहता है। अच्छा, आर्स्ट्रेन डालता हूँ तो भी माइस क्या रहता है, लाइव या डेड। आर्स्ट्रेन से क्या होता है, माइस लाइव या डेड, लाइव ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा, तो अगर दोनों को डालूंगा तो माइस लाइव रहेगा या डेड रहेगा, दोनों ही लाइव के लिए हैं, तो माइस लाइव रहेगा या डेड रहेगा, बताओ जल्दी जल्दी। युक्ता, भूमि, दीपांशु साहब, है ना भाई, एस्ट्रेन भी किस लिए था, लाइव के लिए था, आर स्ट्रेन भी किस लिए था, लाइव के लिए था। तो अब मैं अगर
दोनों डाल देता हूँ, ठीक है, तो क्या माइस में दोनों डाल देता हूँ तो माइस को क्या रहना चाहिए, लाइव, ऑब्वियसली, इसमें तो कोई दुविधा है ही नहीं, ठीक है। अरे ये कैसे सवाल हुआ, सोचो, अगर आर और एस नो हीट किल्ड है, देखो आर को तो हीट किल्ड करने की जरूरत ही नहीं है, देखो सुनो, आर को हीट किल्ड करो या ना करो, समझ रहे हो, क्या माइस लाइव रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ठीक है। और एस ट्रेन को आपने हीट किल्ड नहीं किया है, इसका मतलब ऑब्वियसली माइस डाई कर जाएगा, सही सही आंसर दिया है भूमि ने, ठीक है। एस ट्रेन से डिपेंड करता है, ठीक है, समझ आया लिलिमा, ठीक है। तो अगर आर स्ट्रेन प्लस एस स्ट्रेन आप डाल देते हो विदाउट हीट किल्ड, तो क्या होगा, तो आप बोलोगे माइस विल डाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हम आते हैं दोबारा कॉन्सेप्ट पे कि एस स्ट्रेन हीट किल्ड is responsible for mice live result, R strain is responsible for mice live result, तो as result होना तो ये चाहिए, क्या होना चाहिए, कहाँ गया, हम्म होना तो ये चाहिए कि माइस को जिंदा ही रहना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, माइस गॉट डाइड, ठीक है, माइस डाई कर सकता है, और यहीं से उसके सवाल शुरू, ठीक है, माइस डाई कर जाता है और यहीं से सवाल शुरू, ठीक है। अब समझो क्या बोला कि माइस डाई कर गया, अब समझना तो यही है कि माइस डाई क्यों किया, ठीक है, सवाल आपके माइंड में चल रहा है, माइस डाई क्यों किया, ठीक है। उनसे भी हमने यही पूछा कि भाई माइस डाई क्यों किया, जब एस ट्रेन हीट किल्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइव रिजल्ट एंड आर ट्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइव रिजल्ट, यहाँ माइस क्यों डाई कर रहा है, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा आंसर दिया, उन्होंने बोला कि कुछ ध्यान से समझना, यही है पूरा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा है जो एस ट्रेन, कुछ ध्यान से समझना, उन्होंने क्या बोला, कुछ ऐसा है जो एस ट्रेन हीट किल्ड से कहाँ जा रहा है, आर स्ट्रेन में जा रहा है, दोबारा सुनो, कुछ ऐसा है जो एस ट्रेन हीट किल्ड से आर स्ट्रेन में जा रहा है एंड इट इज मेकिंग, समझो, यहाँ नहीं इधर लिखता, कंक्लूजन क्या देते हैं अपनी डायरी में, फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब बोलते हैं कि जब हमने एस ट्रेन प्लस एस ट्रेन कैसा, हीट किल्ड, और आर स्ट्रेन यूज किया तो माइस डाई कर गया, क्यों, ये तो सवाल है क्यों, समझो, हुआ ये कि एस ट्रेन कुछ ऐसा था जो एस ट्रेन से आर ट्रेन में गया है, अच्छा ठीक है, गया तो गया, ठीक है, कुछ ऐसा था जो एस ट्रेन से आर ट्रेन में गया है, और उसने इस आर ट्रेन को किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, आर ट्रेन ट्रांसफॉर्म्ड, आर ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है इनटू एस ट्रेन, समझे, और एस ट्रेन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, एस ट्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माइस डाई रिजल्ट, और इसी वजह से माइस की डेथ हुई है, किसे नहीं समझ आया ये कॉन्सेप्ट, उन्होंने कहा लाइव एस बैक्टीरिया, अच्छा ऐसा हुआ क्यों पता है, उन्होंने इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे, वो इस कंक्लूजन पर ऐसे पहुंचे कि जो डाइड माइस था ना, he recovered he recovered कंक्लूजन में, जब वो क्या देखते हैं, डाइड माइस को भी ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, ठीक है, तो ही रिकवर्ड एस स्ट्रेन, he recovered S strain bacteria
लाइव वाला, ठीक है, हीट किल्ड वाला नहीं, नॉर्मल वाला। ही रिकवर्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया फ्रॉम डाइड माइस। मरे हुए चूहे में से उन्हें क्या मिलता है? ठीक है, मरे हुए चूहे में से उन्हें क्या मिलता है? अरे भाई अभी मैं बताऊंगा ट्रांसफर कैसे हुआ, रुक जाओ। तो ये समझो कि ही रिकवर्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया, लाइव वाला, हीट किल्ड वाला नहीं, रिकवर्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया फ्रॉम डाइड माइस। मरे हुए चूहे में से उन्हें क्या मिलता है? एक एस्ट्रेन बैक्टीरिया मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो हमने एक्सपेरिमेंट में कहीं भी एस्ट्रेन बैक्टीरिया यूज किया था क्या? सोचो, क्या हमने इस मरे हुए चूहे में, ये जो माइस डाई किया, हमने एस्ट्रेन यूज किया है? बताओ, क्या हमने एस्ट्रेन यूज किया है? अरे नहीं यूज किया है। एस्ट्रेन हीट किल्ड यूज किया है ना। एस्ट्रेन मतलब हीट किल्ड वाला नहीं, हीट किल्ड तो अलग हो गया ना, हीट किल्ड वाला नहीं, नॉर्मल पहले जिसकी वजह से माइस डाई कर जाता है, वो वाला हीट, वो वाला एस्ट्रेन है क्या? उसकी बात कर रहे हैं। तो वो वाला एस्ट्रेन बैक्टीरिया मिलता है, ठीक है, किसको? फ्रेडरिक ग्रिफिथ को उस डाइड माइस से वो वाला एस्ट्रेन बैक्टीरिया मिलता है जिसकी वजह से माइस डाई कर जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने यूज ही नहीं किया, मिल कैसे रहा है? ठीक है, तो लाइव एस बैक्टीरिया, लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया रिकवर्ड फ्रॉम डेड माइस। तो उन्होंने कंक्लूड क्या किया? कंक्लूडेड दैट आर स्ट्रेन had been transformed into S strain। R strain जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? S strain में, ठीक है। R strain कन्वर्ट हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है, कन्वर्ट भी नहीं, ट्रांसफॉर्म वर्ड का यूज करना, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू S strain बैक्टीरिया, ठीक है। और इस S strain की वजह से माइस क्या किया? डाई, ठीक है। अब ये ट्रांसफर क्या चीज का ट्रांसफर हुआ है और कैसे ट्रांसफर हुआ है? अब ये क्वेश्चन पूछती है लिलिमा कि भैया आपने तो बोला था एस्ट्रेन हीट किल्ड में माइस विल बी अलाइव। हाँ, वही तो, यही तो सवाल है कि एस्ट्रेन हीट किल्ड में माइस शुड बी अलाइव, लेकिन माइस यहाँ पर डाई कर गया। रिजल्ट में तो हमें ये दिख रहा है ना कि माइस डाई कर गया, और यही मैं बता रहा हूँ आपको कि माइस डाई क्यों किया, क्योंकि एस्ट्रेन हीट किल्ड में से कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था, ठीक है, जो ट्रेवल कर गया कहां पर? आर स्ट्रेन में। कहा चला गया? आर स्ट्रेन में चला गया, एंड इट ट्रांसफॉर्म्ड द आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन। और इसी एस स्ट्रेन की वजह से, इसी एस स्ट्रेन लाइव की वजह से किसकी डेथ हुई है? माइस की डेथ हुई है। समझ रहे हो? ना कि एस स्ट्रेन हीट किल्ड की वजह से। लिलिमा समझ आया? ओके, ठीक है। और ये आपने कैसे बोल दिया कि भाई आर स्ट्रेन की वजह से नहीं डेथ हुई है या एस स्ट्रेन हीट किल्ड की वजह से डेथ नहीं हुई है? क्योंकि ही रिकवर्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया फ्रॉम डेड माइस, जो कि उन्होंने यूज किया ही नहीं था। तो बेसिकली मतलब यही है कि आर स्ट्रेन जो है वो खुद ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें? एस स्ट्रेन लाइव में, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि कैसे ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एस्ट्रेन लाइव का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो का। एस्ट्रेन लाइव का मतलब, यहाँ पर एस्ट्रेन लाइव का मतलब वो है जिसकी वजह से माइस डाई कर जाता है, ठीक है। अब देखो, इसको जैसे दो एस्ट्रेन दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पर, एक तो एस्ट्रेन हीट किल्ड है और दूसरा लाइव एस्ट्रेन का मतलब है जिसकी वजह से माइस डाई कर रहा है, ठीक है। ये वाले एस्ट्रेन की बात चल रही है। लाइव लाइव एस्ट्रेन किसको बोल रहा हूँ मैं? इसको लाइव एस्ट्रेन बोल रहा हूँ, ठीक है, ये लाइव एस्ट्रेन, ठीक है, जिसकी वजह से माइस डाई कर रहा है। क्लियर युक्ता? ठीक है। तो उन्होंने बोला दिस दिस ट्रांसफॉर्मेशन दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट ड्यू टू, ये जो शुरुआत में एस्ट्रेन से आर स्ट्रेन में मैंने बोला था ना, कुछ चीज ट्रांसफर हुई है, तो कुछ और ट्रांसफर नहीं हुआ यहाँ पर। क्या ट्रांसफर हुआ है? जेनेटिक मटेरियल। क्या ट्रांसफर हुआ है?
जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ है, उन्होंने भी यही बोला कि दिस मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ, कि हाईलाइट करने वाली बात है, उन्होंने बोला कि ये ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल का हुआ है। और आपको पता है जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, जब उनको एक एनवायरनमेंट में रखोगे वो मिक्सअप होंगे, ठीक है। तो एस्ट्रेन हीट किल्ड के पास, एस्ट्रेन हीट किल्ड के पास, ठीक है, से जेनेटिक मटेरियल पहुंच गया कहां पर, आर स्ट्रेन में, और आर स्ट्रेन को इसने, उस जेनेटिक मटेरियल ने क्या बना दिया, एस्ट्रेन, जिसकी वजह से माइस डाई कर गया। दीपांशी, क्वेश्चन का आंसर मिला कि क्या क्या क्वेश्चन था दीपांशी का, कि वेट, ठीक है, मिल गया आंसर, मतलब ठीक है, कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कैसे हुआ, क्या ट्रांसफर हुआ, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ जैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है। शुरू शुरू से सुन लो, ये क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दैट वाज कंडक्टेड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जिसलिए हम फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, कंडक्टेड इन 1928, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया था उन्होंने, और दूसरी चीज क्या ली, माइस, ठीक है। दो तरह की कॉलोनीज है यहाँ पर, दो तरह की कॉलोनीज है यहाँ पर, स्मूथ स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन में पॉलीसेक्राइड की कोटिंग होती है, इसी वजह से तो वो स्मूथ है, और आर स्ट्रेन में पॉलीसेक्राइड की कोटिंग नहीं होती है। स्मूथ स्ट्रेन इज वायरुलेंट पैथोजेनिक विच कॉजेज निमोनिया, और आर स्ट्रेन इज नॉन वायरुलेंट एंड इट इज नॉट कॉजिंग निमोनिया, नॉन पैथोजेनिक। एस स्ट्रेन इसी वजह से जब मैं डालता हूँ तो माइस डाई कर जाता है, और आर स्ट्रेन डालने पर माइस लाइव रहता है, ऑब्वियस सी बात है, माइस विद एस स्ट्रेन डाई फ्रॉम निमोनिया बट आर स्ट्रेन डिड। फिर वो एस स्ट्रेन हीट किल्ड डालते हैं, तो जब माइस ही हीट किल्ड हो, जब एस स्ट्रेन ही हीट किल्ड हो चुका है, ठीक है, तो क्या वो माइस को डाई कर पाएगा, क्या वो माइस को मार पाएगा, नहीं, ठीक है, तो माइस इज अलाइव। नेक्स्ट, जब वो एस स्ट्रेन हीट किल्ड पर प्लस आर स्ट्रेन डालते हैं तो माइस डाई कर जाता है, और यहीं से सारे सवाल शुरू हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने कंक्लूड किया इस बात को लेकर कि जब वो डाइड माइस में से क्या निकालते हैं, निकालते हैं, मलेरिया मिलता है उन्हें, which is responsible for causing mice die। तो अब फिर उनके दिमाग की बत्ती जलती है, वो कहते हैं कि something is transferring from S strain to R strain that converted or transformed the R strain bacteria into S strain bacteria so that mice got died, ठीक है। He concluded that R strain bacteria had been transformed by the heat killed S strain bacteria. R strain bacteria had been transformed by the S strain, इसको R strain bacteria को किसने ट्रांसफॉर्म किया है, S strain heat killed bacteria ने, ठीक है। और कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, जो ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम हीट किल्ड, ठीक है। उन्होंने एग्जैक्टली तो शुरुआत में ये बोला कि कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ठीक है, कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, क्या कहा उन्होंने, कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो गया है कहां से कहां, एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, जिसने इस आर स्ट्रेन को वायरुलेंट स्ट्रेन बना दिया है। और ये उन्होंने ये भी बोला कि दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज नथिंग बट जेनेटिक मटेरियल। समझ आया? आई होप इट इज क्लियर टू यू।